इंडिया हो या यूके या यूएस, चारों तरफ जब भी मार्केट गिरता है या बढ़ता है, रिसेंटली इस कंपनी ने लास्ट एक साल के अंदर 11 गुना बन गया, 1100% से भी ज़्यादा बढ़ गया। और लोग ये बड़ा है और बड़ा बन रहा है। इसीलिए रामदेव अग्रवाल जी कहते हैं कि बड़े कंपनी में भी अपॉर्चुनिटी है, जो बिग है वो मेगा बन सकता है। चलिए हम जानते हैं वॉकहार्ट फार्मा कैसे काम करता है और इसका बिजनेस प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है और मॉडल कैसा है। अगर वॉकहार्ट फार्मा के बारे में बात किया जाए, बिजनेस प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। ये बनाता क्या है, फिनिश डोजेस बनाता है, बायो फार्मास्यूटिकल्स, इंजेक्टेबल्स, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स। अगर मार्केट पोजीशन के बारे में बात किया जाए, ये इंडिया का ऐसा कंपनी है जो यूके में 3rd पोजीशन में आता है और आयरलैंड में 6th पोजीशन में आता है। और इसका जो प्रोडक्ट है, लाइक ये इंडिया का नंबर 1 सेलर है। मिथाइलकोबालामाइन क्या होता है ना, जब जॉइंट पेन्स होते हैं तो विटामिन D3 के साथ मिथाइलकोबालामाइन और बी कॉम्प्लेक्स के साथ दिया जाता है। तो जनरल मेडिसिन है, जब भी ओल्ड एज या फिर थकान या फिर जॉइंट पेन्स, हड्डियों में कोई दर्द, तो यहाँ पर मिथाइलकोबालामाइन को हमेशा प्रीफर किया जाता है। अगर जियोग्राफिकल स्प्लिट के बारे में बात किया जाए, 37% ये बिजनेस करता है यूके में, 22% ये बिजनेस करता है इंडिया में, यूएसए में लगभग 13% यूरोप में और लगभग 5% यूएसए में और लगभग 23% ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बिजनेस करता है। ये है इसका पोजीशन। तो पूरा चारों तरफ दुनिया में ये फैला हुआ कंपनी है। और वॉकहार्ट हॉस्पिटल के बारे में बात किया जाए, 5 हॉस्पिटल इन्होंने अभी तक खोले हैं, जिसमें से मुंबई में एक है, नागपुर में एक है, राजकोट में एक है और रेस्ट दूसरे जगह पे भी है। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के बारे में बात किया जाए तो लगभग 12 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है इनके, 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया, यूके, दुबई और आयरलैंड। और अगर R&D के बारे में बात किया जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए, तो लगभग 350 साइंटिस्ट को इन्होंने अपॉइंट किया है, जिसमें से 132 एसोसिएट साइंटिस्ट हैं। लगभग 3264 पेटेंट के लिए इन्होंने अप्लाई किया हुआ है और 850 के आसपास इनका अप्रूव भी हो गया है पेटेंट्स। ये सारे चीज़ें 2 R&D सेंटर्स में ये रिसर्च कर रहे हैं और इनकी रिसर्च बहुत ही उम्दे हैं, इसलिए इतना चारों तरफ फैला हुआ है और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं तो ये सारे अच्छे चीज़ें मैं आपको गिना लिया, लेकिन कुछ बुरे प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि US FDA हो गया, ठीक है, या फिर UK MRH हो गया। ये दोनों रेगुलेटरी बॉडी हैं। जैसे चीनी का रेट अगर बढ़ता है या फिर ऑयल का रेट बढ़ता है, उसके पीछे गवर्नमेंट हमेशा हाथ धो के बढ़ती है। उसी तरह ही जैसे ही कोई नया पेटेंट या फिर नया मॉलिक्यूल ऐड होता है तो ये दोनों अप्रूव करते हैं। और ज़्यादातर इंडिया की जितने भी कंपनीज हैं वो सारे US में बेचना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा मार्केट है। और US FDA और UK MRH ये दोनों अगर कोई भी चीज़ को मना कर दे तो वो सेल्स करना प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये पूरा जो बिजनेस है ये इन दोनों के ऊपर रेगुलेटेड है। तो हमेशा जब भी हम फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर फोकस करेंगे तो US FDA और UK MRH के ऊपर हमेशा गौर करेंगे, तभी हमको क्लैरिटी आएगा कि कैसा ये चल रहा है इनका बिजनेस। अभी चलेंगे इनका फाइनेंशियल एनालिसिस देखने के लिए। तो पहले से भी मैं बता चुका हूँ कि रेशियो एनालिसिस मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि रेशियो से सिर्फ मुझे फाइनेंशियल कंडीशन पता नहीं चलता, मुझे जो मैनेजमेंट है उसका डिसिप्लिन और वो कैसे काम करता है और उसका जो बिजनेस करने का तरीका है वो एग्रेसिव है या डिफेंसिव है, ये सारी जानकारी भी मुझे मिलती है। तो इसलिए मैं कभी भी रेशियो एनालिसिस को छोड़ता नहीं हूँ। और रेशियो एनालिसिस में मैं आपको बता दूँ, इसके ऊपर एक छोटा सा हल्का सा कोर्स बनाया हुआ है जो मेरे वेबसाइट में है, रिकॉर्डेड है, उसको आप एक्सेस करके रेशियो एनालिसिस करके आपको पता चल सकता है स्ट्रॉन्ग कंपनी कौन है और वीक कंपनी कौन है। इससे क्या फ़ायदा मिलता है ना, जैसे कि आप कोई स्टॉक खरीदे हो और वो बढ़ रहा है, तो इनकेस वो बढ़ चुका है और आपको यहाँ पे घबराहट हो रही है इसको होल्ड किया जाए या बेचा जाए, लेकिन अगर आप रेशियो से पता कर सकते हो ये कंपनी कैसा कंडीशंस में है, तो वहाँ पे प्रॉफिट आपका बढ़ सकता है और बहुत बढ़ सकता है। आप होल्ड करके बैठ सकते हो। ट्रेड एंटर करना, स्टॉक खरीदना, गिरने पर उसको होल्ड करना, इसको ट्रेडिंग नहीं कहते।
ट्रेडिंग एक्चुअली जब आप स्टॉक को पकड़ते हो बढ़ता है और उसको कॉन्फिडेंट के साथ पकड़े बैठे रहते हो, क्योंकि आपको पता है बहुत ऊपर ये जा सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशंस आपको स्टडी करना आता है। तो रेशियो एनालिसिस ये सारी चीज़ें क्विकली आपको बता देता है। तो पहले देखेंगे ईपीएस 20 रुपये का नेगेटिव अर्निंग था 2022 में, अभी 13 रुपये का पॉजिटिव अर्निंग है। तो इस साल इसने पॉजिटिव डायरेक्शन में आया है 2025-26 में। और बुक वैल्यू के बारे में देखा जाए 291, 254 से लेके 304 तक एसेट्स इनका बढ़ रहे हैं। एसेट्स जब भी बढ़ता है तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ता है, और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कंपनी तभी बढ़ाती है जब उसको आने वाले समय का अंदाज़ा हो, आगे जाके कितना बड़ा पैसा बन सकता है उसका अंदाज़ा हो। उसके बाद मार्जिन रेशियो देखेंगे 22% का ग्रॉस प्रॉफिट, 15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा है 7% का, और हाथ में आ रहा है नेट प्रॉफिट मार्जिन 5%, मतलब यहाँ पे 10% का अदर कॉस्ट या फिर इंटरेस्ट जा रहा है। पहले देखा जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन उतना नहीं था, लेकिन लास्ट 2 सालों से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, और इस साल नेट प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने पॉजिटिव लाया हुआ है। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में और तरीके से देखेंगे। रिटर्न रेशियो में देखेंगे तो ROE ROC बहुत ही लो है, जो कि मुझे ROE ROC पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन इस सेक्टर के बारे में और थोड़ा जानकारी जानना पड़ेगा, क्योंकि 2017-18 में जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे USA का, तो US FDA ने बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी को मतलब पेटेंट कैंसिल कर दिया, उनको अलाउ नहीं किया। तो ये सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ा था, शायद उसी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़े होंगे। लिक्विडिटी रेशियो देखेंगे तो लास्ट 3 साल जैसे कि 22, 23 और 24 में इनका लिक्विडिटी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन 25-26 में ये एक हेल्दी लिक्विडिटी मेंटेन कर रहे हैं। लिवरेज रेशियो देखेंगे तो लगभग कंपनी का आधा हिस्सा डेट में है, तो जो कि एक हेल्दी ही डेट ही है, क्योंकि 0.5 के नीचे जितना भी डेट रहता है मैं उसको हेल्दी डेट ही मानता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी डेट के मामले में बहुत ही डिसिप्लिन है, देखने के लिए मिल रहा है। अभी चलिए और डिटेल्स में जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे। कंपनी 4000 करोड़ का सेल्स कर रहा था 2015 में, अभी लगभग 3500 का सेल्स है। लगभग सेल्स डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और बीच में और भी गिर गया था, 50% नीचे चला गया था। ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो 16% का अर्निंग था 2015-16 में, उसके बाद अर्निंग्स इनका गिर गया, उसका वजह मैं बता चुका हूँ। रिसेंटली इनका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा है 13 और 19%। देखा जाए तो सेल्स नहीं बढ़ा है, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ रहा है। इसके पीछे का वजह है रॉ मटेरियल साइकिल्स इनको अभी सपोर्ट कर रहे हैं। रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस सस्ते हैं, इसीलिए सेल्स कम है, लेकिन इनके हाथ में प्रॉफिट आ रहा है। अदर इनकम देखेंगे तो अदर इनकम पहले जितना था अभी धीरे धीरे उतना अदर इनकम इन्होंने ऐड किया हुआ है, इट्स ओके। इंटरेस्ट देखा जाए तो लगभग थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट है, लगभग 0.5% का डेट टू इक्विटी रेशियो है। 20,000 करोड़ का कंपनी है। अगर मार्केट कैप देखा जाए तो 30-35 हज़ार करोड़ का कंपनी है, तो लगभग 15-17 हज़ार करोड़ का ये लोन में है। तो इट्स ए हेल्दी डेट। अगर आगे जाके डेट रीपेमेंट करते हैं तो ये वाला हिस्सा इनको पे नहीं करना पड़ेगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हो जाएगा। अभी सिचुएशन में हम अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट डाउन जा रहा है, तो ये नेट प्रॉफिट में और थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में देख रहे हैं प्रीवियस ईयर से इस साल इन्होंने इंटरेस्ट कम दिया हुआ है, तो ये इंटरेस्ट रेट साइकिल की वजह से हो रहा है। तो इनको 2 फ़ायदा मिल रहा है, एक है कमोडिटी साइकिल और दूसरा है इंटरेस्ट रेट साइकिल। फाइनली बैलेंस शीट की तरफ चलेंगे। जितना मुझे आइडिया है 2022 में इन्होंने इक्विटी डाइल्यूट किया हुआ है, और 2024 में फिर से डाइल्यूट किया हुआ है, और 2025 में फिर से डाइल्यूट किया हुआ है। तो कंपनी का अर्निंग्स के पीछे का रीज़न ये डाइल्यूशन भी हो सकता है, इसी के वजह से इनका रिजर्व बहुत अच्छा तगड़ा बढ़ा है। बीच में इनका रिजर्व हल्का सा गिर गया था, लेकिन इक्विटी डाइल्यूशन के बाद अगर रिजर्व बढ़ता है तो इसको कंसिडरेशन नहीं कर लेते, क्योंकि इसको प्रॉपर्टी बेच के अपना पैसा बनाना एक जैसा होता है। डेट अगर देखेंगे तो डेट रिपेमेंट नहीं हुआ है, डेट जितना का उतना है। तो कंपनी हाथ में जो लिक्विड लेके आया है वो लिक्विड इक्विटी सेल करके लाया हुआ है। इक्विटी कैपिटल रेज करना तब अच्छा माना जाता है जब उस आप डेट रिपेमेंट करते हो, या फिर कोई एक्सपांसन के लिए फोकस करते हो। लेकिन आप अगर बेच के पैसा पकड़ के बैठ रहे हो, अगर हाँ कोई एक्सपांसन है, फ्यूचर एक्सपांसन, तो सही है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर देखूँ बैलेंस शीट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इंटरेस्ट रेट साइकिल और कमोडिटी साइकिल के वजह से प्रॉफिट्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जो कि हो सकता है आने वाले 2-3 क्वार्टर में भी यहाँ पे ये प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन रॉ मटेरियल्स अगर बढ़ते हैं या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो ये प्रॉफिट्स भी आगे देखने के लिए नहीं मिलेगा। रेशियोस
भी वहाँ पे एवरेज देखा हमने, क्योंकि रिटर्न रेशियोज़ और आपका जो मार्जिन रेशियोज़ है वहाँ पर भी हमने देखा मार्जिन में बहुत सारा पैसा उनका ऑपरेशनल कॉस्ट में जा रहा है और इंटरेस्ट में जा रहा है। रिटर्न रेशियोज़ भी 10% से भी नीचे है। तो ये कंपनी जो भी तेज़ी पकड़ा हुआ है अभी फ़िलहाल सिनेरियो में, हो सकता है कोई न्यूज़ हो, इवेंट हो, फंडामेंटली हम लोगों ने देखा कि अभी तक तो ऐसा सिनेरियो फंडामेंटल्स में दिख नहीं रहा है। सिर्फ हाँ नेगेटिव कंपनी अर्निंग्स था और अभी पॉजिटिव अर्निंग्स में आया हुआ है, जो कि लोगों को बहुत ही उत्साहित कर रहा है। वैसे देखा जाए तो कंपनी भी बहुत पुरानी है, आगे जाके ये कंपनी कितना प्रॉफिट कर सकती है और इसका शेयर प्राइस कितना बढ़ सकता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमसे टिप्स आप जानना चाहते हो कि इस कंपनी का शेयर टारगेट कितना हो सकता है, देखिए हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है, हम आपको एडवाइस नहीं कर सकते। आपको अगर एडवाइजरी चाहिए तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र आप गूगल कर सकते हो, उनका लाइसेंस नंबर सेबी के वेबसाइट में चेक करो, उसके बाद उनसे एनालिसिस लो, वहाँ से आपको सेफली बहुत पैसा बनाने का चांसेस मिल सकता है। ऐसे ही बहुत सारे कंपनियों का मैंने एनालिसिस किया हुआ है, जहाँ पे कि मैं बिहाइंड द प्राइसेस सीरीज़ बना रहा हूँ। यहाँ पे आई बटन में आप क्लिक करके बाकी सारे कंपनीज़ का भी एनालिसिस देख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हुआ है। आपके जितने भी दोस्त हैं जो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, उनके साथ शेयर करना ना भूलें। लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉग।